स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल जो हम लोगों की बातचीत चल रही थी वो गुप्त काल टॉपिक के साथ चल रहा था। गुप्त काल से संबंधित मैंने 2 पार्ट की वीडियो आपको दे दिया है। आज मैं गुप्त काल से संबंधित तीसरी पार्ट जो गुप्त काल का के संबंधित अंतिम पार्ट के रूप में आपके बीच उपलब्ध कराने वाला हूँ। इससे पहले मेरा ये कहना होगा कि अगर अभी भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो मेरा आप लोगों से अपील होगा चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख पाऊंगा। मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने YouTube चैनल के माध्यम से पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को उपलब्ध करवाता चलूंगा। मेरी जो क्लास चल रही थी वो गुप्त काल से संबंधित चल रही थी। मेरी क्लास गुप्त काल से संबंधित चल रही थी। गुप्त काल में हमने आपको क्या क्या बताया था। अगर उस मुद्दे पे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हमने इसमें आपको गुप्त काल से संबंधित जितने सारे रिसोर्सेज हैं, स्रोत क्या है, उसके बारे में बातचीत किया था। गुप्तों के जो जातीय व्यवस्था थी, जातियों पर जो प्रश्न चिन्ह था, जो गुप्तों के जातियों पर प्रश्न चिन्ह था, जातियों पर प्रश्न चिन्ह, इससे संबंधित मुद्दों पर मैंने आपसे पूरा बातचीत किया था। फिर मैंने आया था आपको गुप्तों से संबंधित शासकों के बारे में, सारे शासकों करके मैंने एक एक दो करके सारे शासक के बारे में बताया था। और चौथा मैंने कहा था आपको पढ़ाएंगे कि गुप्त काल के प्रशासन से संबंधित मुद्दों पे और कुछ इस समय के नाटक हुए, कुछ रचनाएं हुई थी, कला हुआ, संस्कृति हुआ, ऐसे तमाम सारे मुद्दों पे मैंने कहा था आपसे बातचीत करूं। तो मेरी जो पार्ट 1 की वीडियो लेके आया था गुप्त काल में, पार्ट 1 वीडियो जो लेकर के आया था, उस पार्ट 1 की वीडियो में मैंने ये बातें दे दिया था। और शासक को अगर देखा जाए 2 वर्गों में रख दिया जाए, 2 वर्गों में शासक को रख दिया जाए, तो मैंने एक वर्ग में श्रीगुप्त को रखते हैं, फिर घटोत्कच रखते हैं, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम को रखते हैं, फिर हम समुद्रगुप्त को रखते हैं। तो यहाँ तक की जो बातें हैं, ये सारी बातें यानी पार्ट 1 की वीडियो में मैंने इस पे बात किया था, और इतने सारे राजा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया इसलिए मैं अपना पार्ट 2 वाली सीरीज लेके आया था। और पार्ट 2 में स्पेशल हम आपसे रामगुप्त के बारे में बात किए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात किए हैं, फिर हमने आपसे कुमारगुप्त के बारे में बात किया था, फिर हमने आपसे स्कंदगुप्त के बारे में बात किया था। ऐसे करके हम कई गुप्त राजाओं के छोटे छोटे बातों करते हुए गुप्त काल की फेज के राजाओं के इतिहास को खत्म किया था। तो ये जो बातें थी मैं अपने पार्ट 2 की क्लास में लेके आया था। पार्ट 2 की क्लास में मैं ये सारी बातें दिया था। आज जो मेरी क्लास चलने वाली है वो है आज की क्लास पार्ट 3। तीनों पार्ट को देखना मस्त होगा और पार्ट 3 में करता हूं मैं इन मुद्दों पे आपसे बातचीत। तो आप लोग लगे रहिएगा पूरी क्लास के साथ लगे रहिएगा, नोटबुक को साथ साथ बनाते चलिएगा। मैं करता हूं अपने कक्षा का प्रारंभ और वीडियो के साथ लगे रहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, मेरा आपसे अपील है। आप जरूर मेरा साथ दीजिए, तभी हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतरीन की तरफ आपको लेके चल पाऊंगा। तो करता हूं मैं कक्षा का प्रारंभ। अगर इतनी सारी बातों को आप समझ पाए तो आज की क्लास का शुरुआत करता हूं मैं इस मुद्दे पे जो हमारे टॉपिक का है, सीरीज 3 पार्ट 3। अगर हम बात करें गुप्तकालीन अधिकारियों के पद से संबंधित, तो गुप्त काल जो चल रहा था उस गुप्त काल के संबंध में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उन अधिकारियों का पद वंशानुगत रखा जाता था। अधिकारियों को नकद वेतन नहीं दिया जाता था, क्योंकि मैंने ठीक पहले आपको वीडियो में बता चुका था कि सामंतवादी प्रथा का उदय हो चुका था और राजा जो होता था वो सर्वोच्च शिखर पे बैठा रहता था, सर्वोच्च शिखर पे राजा होता था। और ये क्या करता था, अधीनस्थ के रूप में छोटे छोटे सामंतों को अपने राज्य क्षेत्रों में क्या करता था, यहाँ नियुक्त करता था और उनको हम लोग बोलते थे सामंत कहते थे। इन सामंतों का जो वेतन होता था, मान लीजिए अगर इतने भूभाग पे कोई सामंत शासन कर रहा है
तो इसको निश्चित तौर पे कहा जाता था कि इस भूभाग का जो जितना सारा हिस्सा होगा आप अपने वेतन के रूप में रख लीजिएगा और इतने हिस्से को जो होगा वो राजकोष तक पहुंचाने का कष्ट करिएगा। सामंतवादी प्रथा कुछ ऐसा चल रही थी और जो गुप्त अधिकारी थे उनकी नियुक्ति होती थी तो वेतन नकद के रूप में नहीं दिया जाता था बल्कि उनको वेतन भूमि के रूप में दिया जाता था। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे जब मध्यकाल पढ़ेंगे इल्तुतमिश का समय, तो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता कुछ हद तक हम लोगों को एकता प्रणाली मिलेगा। ठीक ऐसे ही हम लोग पढ़ते चलेंगे। यानी कि गुप्त काल के जो अधिकारी थे उनका पद अगर देखा जाए तो वंशानुगत था और नकद वेतन नहीं दिया जाता था। इस बात को याद रखिएगा, क्या दिया जाता था उसके बदले में भूमि दिया जाता था। नगर जो राज्य था, देश को राज्य के हिसाब से, राज्य को जिला के हिसाब से, फिर उसके बाद अगर देखा जाए जैसे आज प्रशासन चलता हम लोगों को सर्वोच्च शिखर पे देश है, फिर राज्य है, फिर जिला है, फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोगों का रहता है परगना रहता है, ग्राम सभा रहता है, गांव रहता है। ठीक ऐसा ही कुछ व्यवस्था उस समय संचालित किया जाता था। और नगर का जो प्रशासक है, पूछा हुआ सवाल है, बाकी लगभग नहीं कहीं टच किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा ऐसे इधर उधर की बातों को नोटबुक में मेंशन करके उसकी गुणवत्ता को खराब करना तर्क संगत नहीं दिखाई देता। नगर का जो प्रशासक होता था उस प्रशासक को पुरपाल कहा जाता था। और गुप्तकालीन जो राजशाही सत्ता का संचालन होता था उसमें सेनाओं को भी रखा जाता था। लगभग 4 स्तर के सेना होती थी उस समय। पैदल सेना का भी उल्लेख मिलता है, रथों का उल्लेख मिलता है, अश्वरोहियों का उल्लेख मिलता है। ऐसे कई तरह की सेनाएं होते थे और सेनाओं का सबसे सर्वोच्च सेनापति के रूप में जो रहता था उसको महाबलाधिकृत कहा जाता था। वैसे चाहे सेना विभाग हो, चाहे राजस्व का विभाग हो, चाहे सामाजिक स्थितियों की बात करिए, चाहे धार्मिक स्थितियों की बात करिए, चाहे जो भी जिस भी विषय पे आप बातचीत करिए, हर पहलुओं का सर्वोच्च मुखिया जो होता था वो राजा ही होता था। लेकिन राजा के अलावा भी तमाम सारे अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनको अनेक नामों से जाना जाता था। उसी तरह से सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता था वो महाबलाधिकृत कहलाता था। अगर हम बात करें गुप्त काल से संबंधित उनकी राजस्व प्रणाली पे, तो राजस्व के बारे में जो मैं तीर मारा हूँ ये सारा तीर अलग अलग मुद्दों पे बात करेगा, मैं बताता चलूंगा। मैं अभी आपको राजस्व से संबंधित बातचीत कर रहा हूँ। तो गुप्तकालीन राजस्व के लिए जो राजकाज को संचालित करने के लिए जो आय के स्रोत लिए जाते थे वो स्रोत होते थे वो कर थे, टैक्स था। और ये जो टैक्स लिए जाता था ये उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। और धर्म ग्रंथों और धार्मिक परंपरागत या ग्रंथों के माध्यम से अगर देखा जाए तो 1/6 जो टैक्स है ये सर्वमान्य बताया जाता है। यानी कि गुप्तकालीन जो राजा थे वो गुप्तकालीन राजा अपनी राजकाज के संचालन के लिए टैक्स प्रणाली को लेकर के आए थे, कर लेते थे, लेकिन कर जो लेते थे वो उपज का 1/6 हिस्सा ही लेते थे, ज्यादा नहीं लेते थे। जो गुप्त शासक थे उन लोगों ने नियम जो लाया था, मंदिर जो बनवाते थे या जो ब्राह्मण समुदाय के लोगों को कोई भूमि दान देते थे तो मंदिरों के लिए और ब्राह्मण वर्गों के लिए भूमि दान दिया जाता था, ऐसा उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। मैंने ठीक ऐसी कुछ बातें आपको बताया है। इस तरह के कामकाज करने के लिए गुप्त काल से पहले के भी शासक कर चुके हैं और वो शासक नहीं थे बल्कि भारत की धरती पे आए एक विदेशी आक्रांता थे और वो थे सातवाहन। सातवाहनों का जब जमाना चल रहा था तो मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि सातवाहन शासक जो थे वो अपनी माता के नाम से जाने जाते थे, जो इतिहास का एक अनोखा चरण माना जाता है। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया था कि सातवाहन जो शासक थे वो सातवाहन शासक ब्राह्मणों को और मंदिरों के लिए दान दिया करते थे, भूमि दान प्रणाली को कहीं उन लोगों ने, और वो भी कर मुक्त उन लोग रखते थे। फिर सातवाहनों से रिलेटेड मैंने एक और अजूबा बताया था कि उसने जितने सारे सिक्के जारी किए थे उसमें सबसे ज्यादा सिक्के की जो मात्रा मिलती है वो शीशे की थी। ऐसा कुछ करके सातवाहनों की अजूबा मैंने बताया था जो सातवाहन शासकों से ही संबद्ध या ताल्लुकात रखते थे। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो जो गुप्त शासक थे वो मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों के लिए सबसे अधिक भूमि दान किया करते थे। और जो भूमि दान देते थे, याद रखना आपको, उसको अग्रहारा कहा जाता था। और ये भी आपको याद रखना है कि जो अग्रहार क्षेत्र होता था वो कर से मुक्त था, वहां टैक्स नहीं लगाए जाते थे।
यानी कि गुप्त काल ये सरासर कह रहा है कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होंगे या जो मंदिर होंगे ऐसे क्षेत्र कर मुक्त होंगे और उनके लिए अगर किसी भूमि की जरूरत पड़ती है तो साम्राज्य से भूमि को निःशुल्क रूप से उन्हें दान कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है। भूमि के लगभग कई प्रकार दिखाई देते हैं, जिसमें 4-5 सर्व प्रमुख दिखाई देते हैं। एक है क्षेत्र भूमि जो खेती योग्य होती थी, एक वास्तु भूमि है जो यहाँ लोग निवास करते थे, चारागाह भूमि जो होती थी ये जानवरों के लिए चाराओं को उपलब्ध करवाया जाता था, खिल जो भूमि होती थी ये जोता नहीं जा सकता था, ज्यादातर जंगल बंजर भूमि होते थे, और अग्रहद भूमि होती थी ये ज्यादातर जंगली भूमि के रूप में दिखाई देती थी। गुप्तकालीन समाज के लोग जो थे वो अपने कृषि कार्यों को संचालित करने के लिए सिंचाई काम पे भी बहुत विशेष बल दिया करते थे। और सिंचाई के लिए कहा जाता है कि सिंचाई के लिए गुप्त शासकों ने क्या किया, रहट या घट्टी यंत्र का प्रयोग किया था। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों का पूछा हुआ सवाल है। ये वनडे एग्जामिनेशन में भी आपको ये सवाल अक्सर मिलते रहते हैं। रहट और घट्टी यंत्र क्या होता था, पानी को निकालने के लिए क्या करते थे लोग, रस्सा और एक चक्रा जैसे लगाते थे, खींच करके वो क्या करते थे, पानी को नीचे से निकालते थे। आप देखे होंगे ऐसे 2 तंबू की तरह लगा रहा है, 2 तंबू की तरह, और इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी लकड़ी और यहाँ सरकने वाला ऐसे गोल सा रहा है, और नीचे हमें कुआं से पानी निकालना है तो मैं रस्सी को यहाँ से पकड़ के खींचूंगा यहाँ से, फिर बाल्टी ऊपर आएगा पानी लेकर, ऐसा कुछ व्यवस्था था। रहट या घट्टी यंत्र का प्रयोग गुप्त काल से संबंधित मिलता है। अगर हम बातचीत करें गुप्तकालीन समाज से संबंधित, तो गुप्त काल की जो समाज थी वो परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो 4 जातियों के रूप में विभक्त थी। एक जाति ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था, और चौथा जो जाति व्यवस्था में चल रही थी वो शूद्र थी। क्योंकि मैंने आपको शुंग वंश पढ़ाते ही समय बता दिया था अनुलोम प्रतिलोम विवाह वहां भी प्रचलन में था, और जब मैं लेटर वैदिक कल्चर पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल हो गई थी कि वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके जाति व्यवस्था को लाया गया। और जाति व्यवस्था क्यों लाया, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं। वहां अल्टरनेट शादी जब होने लगा, गंधर्व विवाह भी हुआ, 8 तरह के विवाहों का उल्लेख मैंने बताया था, जिसमें 4 मान्य थे और 4 अमान्य थे। तो जो 4 अमान्य थे, अगर उस तौर तरीके से आदमी अगर शादी कर लेता था, लव मैरिज इत्यादि अगर कर लेता था, तो उत्पन्न संतान को किस वर्ण में रखा जाएगा, ये बड़ी मुश्किल की बात पड़ गई थी। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था का विनाश हो गया और जाति व्यवस्था ने जन्म ले लिया। तो गुप्त काल में भी अगर देखा जाए तो जातियों की 4 वैरायटी देखी जा रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। सामाजिक दस्तावेजों की बातचीत अगर किया जाए तो सामाजिक दस्तावेजों में गुप्तकालीन जो समाज था वो कुछ अजीबोगरीब था। इसकी सामाजिक, धार्मिक या किन कई पहलुओं पे ऐसे हम लोग लास्ट में बातचीत करेंगे जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने से नकार देगा, और तमाम सारे ऐसे पहलुओं पे मैं बातचीत करूंगा आपसे जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के लिए मजबूर कर देगा। फिर लास्ट में मैं आपको निष्कर्षतः बताऊंगा कि क्या वास्तव में गुप्त काल स्वर्ण युग था या नहीं था। इन मुद्दों पे मास्टर आपसे लास्ट में बातचीत करने वाला। गुप्त काल जो था, उस गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था, और नारद जो स्मृति है इसमें 18 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति में 7 प्रकार के लगभग दासों का उल्लेख मिलता है। यानी कि गुप्तकालीन जो समाज थी वहां दास प्रथा का प्रचलन दिखाई देता था। बाल विवाह का भी प्रचलन था, लगभग 13 से 14 वर्ष के लोगों के विवाह कर दी जाते थे। पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन याद रखिएगा केवल उच्च वर्ग के लोगों में ही पर्दा प्रथा का प्रचलन दिखाई देता। इसके अलावा अगर सामाजिक स्थिति की हम बातचीत करें तो समाज में वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन गुप्तकालीन समाज में था, और कहा जाता है कि जो वैश्यावृत्ति का पालन करते थे उन्हें कुट्टनी कहा जाता था, यानी वैश्य गणिका कहा जाता था। और जो वृद्ध वैश्यावृत्ति, जो वृद्ध लोग होते थे अगर वो वैश्यावृत्ति से ताल्लुकात रखते थे तो उन्हें कुट्टनी कहा जाता था। ऐसा कुछ उल्लेख हम लोगों को गुप्तकालीन समाज से दिखाई देता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुप्तकालीन समाज में सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है, और भारतीय इतिहास का पहली ऐसी रोचकता भरी बात है जो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य हम लोगों के समक्ष उपलब्ध करवाता है।
इसके पहले इतिहास के चाहे जितने भी चरण हम लोगों ने पढ़ते आया है, इस किसी भी चरण का या किसी भी फेज में सती प्रथा का उल्लेख दिखाई नहीं देता, ऐसा आप मानिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सती प्रथा है, उस सती प्रथा को अगर देखा जाए तो सबसे पहला इसका जो उल्लेख मिलता है वो 510 ईस्वी के आसपास मिलता है और भानुगुप्त का एक एरण अभिलेख है। इसी एरण अभिलेख में, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख दिखाई देता है और बताया जाता है कि कोई गोप राजा सेनापति के रूप में थे। उनकी पत्नी जो थी वो गोप राजा के मृत्यु के बाद, सेनापति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो थी वो सती प्रथा का पालन की थी। भारतीय इतिहास की पहली ऐसी रोचकता जो अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार दिखाई देता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं है कि अभिलेखी साहित्यिक रिसोर्सेज में नहीं है, लेकिन साहित्यिक स्रोतों के आधार पे हम बहुत तर्कसंगत रूप से इतिहास का विभाजन अगर करना संभव कर दें तो संभवतः कई साहित्यिक ग्रंथ कई मुद्दों को अनेक रूपों में विभक्त कर देते हैं, जो इतिहास की वास्तविक पहचान को पकड़ पाना बड़े मुश्किल की बात हो जाती है। इसलिए आपको ये बात याद रखना है कि जो सती प्रथा का प्रचलन था वो सबसे पहले गुप्त काल में अभिलेखीय स्रोत के रूप में दिखाई देता है। इतनी बात को आपको याद रखना है। जो उस समय स्त्री थी समाज की, या कह सकते हैं जो शूद्र लोग थे, इन लोगों को प्राकृत भाषा बोलने के लिए कहा गया था, जबकि जो उच्च वर्ण के लोग थे उनको संस्कृत भाषा बोलने का एकाधिकार था। अभी ऐसे तमाम घिनौने हरकत अगर दिखाई देते हैं तो किस एंगल से आप गुप्त काल को स्वर्ण युग कह सकते हैं? अभी ऐसे तमाम सारे कटाक्ष करने वाले मुद्दे भारतीय इतिहास में गुप्त काल से संबंधित झलकती हुई दिखाई देंगे, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने से सीधे सीधे नकार देंगे। लेकिन तमाम सारे पहलू ऐसे मिलते चलेंगे जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के लिए मजबूर कर देंगे। तो मैंने अभी ही बताया आपको कि इन मुद्दों पे मैं बाद में आपसे बातचीत करता हूँ। गुप्त काल में जो मंदिर थे या मंदिरों का प्रथम साक्ष्य, सबसे पहले मंदिरों का साक्ष्य अगर देखा जाए, हालांकि अगर देखा जाए तो पोस्ट मौर्य पीरियड से मंदिर बनना शुरू हो गए थे, लेकिन वो मंदिर के आकार के रूप में नहीं थे। इसलिए मंदिर के रूप में अगर देखा जाए, मंदिरों का पहला साक्ष्य जो था वो गुप्त काल से दिखाई देता है। अजंता की जो गुफाएं हम लोग देखते हैं और महाराष्ट्र से रिलेटेड जो है, इसमें गुफा नंबर 16, 17 संभवतः इसी काल से संबंध रखती है। वैसे कला और संस्कृति के लिए मैं सारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक अलग वीडियो लाऊंगा, जहाँ कला, संस्कृति, साहित्य जैसे मुद्दों पे बातचीत करूंगा। यहाँ मैं गुप्त काल पढ़ा करके कंबाइन करने की बस कोशिश किया हूँ कि छूटे हुए कुछ चीज जो थे, उन चीजों को जो मैंने 4 भाग अभी बताया है, उसमें से चारों भागों को एक तरह से होल सोल कंप्लीट करा, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो गुणवत्तापूर्ण हो पाए। तो अजंता की गुफाएं, गुप्त कालीन कुछ महत्वपूर्ण मंदिर भी हम लोगों को दिखाई देते हैं, जैसे दशावतार मंदिर है जो देवगढ़ में, झांसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है ये जगह। और ये जो है यहाँ पे भगवान विष्णु की मंदिर दिखाई देती है। गुप्त काल में एक मंदिर बहुत ताड़ातोड़ सवाल पूछता रहा एग्जामिनर ने, और वो सवाल था भीतर गांव का मंदिर। बड़े खास बात तो इस मंदिर से ये थी कि गुप्त कालों के में उपलब्ध मंदिरों में अगर देखा जाए तो ये ऐसा मंदिर है जो ईंटों के द्वारा बनवाया गया। यही कारण है कि ये परीक्षा के संदर्भ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। दूसरा मंदिर जो यहाँ भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव में है, कानपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखता है। ये ऐसा गुप्तों का द्वारा बनवाया गया मंदिर है जो ईंटों के द्वारा निर्मित है, ईंटों से निर्मित। तीसरा है सांची का मंदिर, सांची जो एमपी मध्य प्रदेश में है। कंकाली देवी मंदिर तिगवा जबलपुर, ये भी मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर है, ये भी तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश से ही ताल्लुकात रखता है। शिव मंदिर है खो नागौद है, यहाँ नागौर नहीं लिखा हूँ, नागौद है। ये जो नागौद है ये एमपी से ही ताल्लुकात रखता है। फिर लक्ष्मण मंदिर जो है ये सिरपुर में है, ये भी एमपी से ही ताल्लुकात रखता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक शिव मंदिर हम लोगों को घुमरा में मिलता है जो नागौर में है, यहाँ नागौद में लिखा हूँ, यहाँ मैं नागौर लिखा हूँ, ये याद रखिएगा। ये वो नागौर है जहाँ भारतीय संविधान को पढ़ते होंगे तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, जो राजस्थान से ताल्लुकात रखता है। और मणिनाग का मंदिर है जो राजगीर नालंदा यानी कि बिहार से ताल्लुकात रखता है।
तो गुप्तों की अगर हम बात करें तो गुप्त काल से संबंधित कुछ ये फेज हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं आपको गुप्त काल से संबंधित धार्मिक इतिहासों के संदर्भ में। मैंने आपको राजस्व से संबंधित यहाँ कुछ बात किया, कुछ प्रशासन से संबंधित बात किया, राजस्व से किया। इसके बाद मैंने यहाँ से जो बात किया समाज के बात किया है, और यहाँ कुछ मंदिरों से संबंधित बातचीत किया। ऐसे में गुप्त काल में धार्मिक प्रवृत्ति जो चली थी, वहाँ कई दर्शनों का उदय होगा, उस पर बातचीत करता हूँ। बहुत सारे रचनाकार आएंगे, उन रचनाकारों और उनके ग्रंथों पे बातचीत करूंगा। ऐसे भी कई मुद्दों पे हम लोगों की बातचीत जारी होने वाली है। इतनी बातों को आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये सारी बातें आपके गुणवत्तापूर्ण और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी लाभप्रद है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले ठीक गुप्त काल का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को शायद आप समझ पाए। नहीं तो हो सकता आप ये भी कहेंगे कि गुप्त काल में मास्टर ने जो पढ़ाया वो किसी काम का नहीं है, शायद आप पैसा भी खा सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा सिफारिश और गुजारिश होगा कि आप लोग इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद ही पार्ट 3 को देखा। तो हमें लग रहा है कि आप न चाह के भी मेरे चैनल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं उन सारे कंटेंट को उपलब्ध किया हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी बढ़ते हैं, मैं आगे करता हूं उन मुद्दों पे बातचीत। धर्म से जुड़ी उन पहलुओं पे अगर हम बात करते हैं तो धर्म से जुड़ी वो पहलू जो थे, बहुत सारे दर्शन इस समय उदय के रूप में आ चुके थे। जैसे अगर हम बात करें गुप्त काल से संबंध रखने वाले उन दर्शनों के बारे में जो गुप्त काल में अपनी पराकाष्ठा को स्वीकार किए थे, उसमें अगर देखें हम लोग तो सांख्य दर्शन आता है, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल आते हैं। इस सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत था वो था पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन, यानी कि इंसान को अपने कर्म के हिसाब से ही फल को प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ सांख्य दर्शन कह रहा है। और उसी के हिसाब से इंसान दोबारा जन्म लेता है। आत्मा जो होती है उसका आवागमन होता रहता है, यानी कि आत्माएं अमूर्त होती हैं और वो एक रूप से दूसरे जीव तक ट्रांसफर की जाती हैं, ऐसा कुछ इसका कहना है। और ये पूछा हुआ लाइन भी था कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव। किस दर्शन से संबंधित है? तो सांख्य दर्शन से है, यानी कि व्यक्ति की जो कॉन्सेंस होती है, जो अंतरात्मा होती है, अगर उस कॉन्सेंस की बात को मान करके व्यक्ति किसी काम को करता है तो निसंदेह व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उसकी आत्मज्ञान ही उसको मोक्ष की ओर ले जा सकती है, ऐसा कुछ सांख्य दर्शन कहता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी बाह्य प्रभाव की जरूरत नहीं है, यानी कि जाके आपको मंदिर में घंटी बजाते रहिए तो मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कुछ ये नहीं कह रहा है। व्यक्ति को अपने मन पे कंट्रोल करके अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन के निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तो व्यक्ति को अपनी मंजिल और कामयाबी को हासिल करने में या जीवन को मोक्ष रूपी संसार रूपी सागर को पार करने में समय नहीं लगेगा, ऐसा कुछ सांख्य दर्शन का कहना है। इसके अलावा अगर योग दर्शन को देखा जाए, जिसके प्रणेता पतंजलि माने जाते हैं, ये योग दर्शन से संबंधित है। और शुंग वंश के शासक जो था पुष्यमित्र शुंग, उसी के समकालीन ये पतंजलि निवास करते थे, जिनकी दर्शन प्रणाली को गुप्त काल में लागू किया गया। अगर न्याय दर्शन की बात करें तो प्रणेता गौतम थे, जिनको अच्छपाद के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक किताब थी, जिस किताब का नाम था न्याय सूत्र। इसमें बहुत सारा उल्लेख इसका मिलता है। और इस न्याय दर्शन का शाब्दिक अर्थ अगर समझे हम तो तर्क या निर्णय के रूप में माना जाता है। मीमांसा दर्शन की बात किया जाए तो इसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में दो रूपों में विभक्त हो जाती है। पूर्व मीमांसा जो था प्रणेता जैमिनी आते हैं, सिद्धांत जो था मीमांसा दर्शन का वो कर्म का सिद्धांत था। उत्तर मीमांसा जो आता है उसमें वेदों को कई जगह पर स्वीकार करने की भी बात की गई है। अद्वैत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य हैं और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद हैं। ये वही कणाद हैं जिनको माना जाता है धर्म और दर्शन के हिसाब से कि कण की खोज सबसे पहले इन्होंने ही किया था। कुछ लोगों का कहना है कि कणाद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कण को ही खाते थे, जो कोई भी बातें हो साहित्यिक साक्ष्यों के मुताबिक। लेकिन वास्तव में अगर कणाद का नाम कणाद कण की खोज के वजह से हुआ तो हम लोगों के जमाने में जो साइंस का प्रयोग चला, उस साइंस में आपको मैं जियोग्राफी की ही क्लास में पढ़ा हूँ, बिग बैंग थ्योरी, वहां देखिएगा, वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को महाविस्फोटक सिद्धांत को समझाते समझाते मैं लाया हूँ, तो वहां प्रूव कर दिया हूँ
कि कैसे कणों का खोज होता है, कणों की उत्पत्ति होती है, बाद में उसकी खोज कैसे होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोगों के दर्शन से संबंधित बहुत सारे, अभी हम लोग ब्रह्मगुप्त को इसी में पढ़ेंगे, गुप्त काल में भी आगे, इसके बाद वही आने वाले जो सबसे पहले न्यूटन से भी पहले न्यूटन ला के जो ला आते हैं उस ला को बताने का काम किए थे कि पृथ्वी के पास कोई एक ऐसी शक्ति है जिससे वो वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करते। तो हमारे आर्यभट्ट हुए, बरामीर हुए, ऐसे करके चरवाक दर्शन कहिए, मीमांसा दर्शन कहिए, चाहे जो भी दर्शन हो, जो भी व्यक्ति हो, ऐसे तमाम सारे लोग आए, तमाम सारी अपनी अवधारणाओं को दिए और अकाट्य अक्षरशः वो बात सत्य भी था, बावजूद इसके स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि तर्क का अभाव उनके अंदर था। वो तर्क के द्वारा उसको पुष्टि करने में असमर्थ हो गए। चरवाक दर्शन को देखा जाए तो प्रणेता चरवाक था और भौतिकवादी विचारधारा को ये दर्शन स्वीकार करता है। और स्पेशल एक लाइन पूछा गया था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतेस्य देहस्य पुनरागमन कृतः। इसका मतलब ये हुआ कि चरवाक दर्शन ये कहता है कि जीवन मिला है तो सुख से जी लो, चाहे ऋण लेके घी को क्यों ना पीना पड़े, क्योंकि मानव रूपी जो शरीर है जब भस्म हो जाती है तो दोबारा जन्म नहीं लेती है। ऐसा कुछ चरवाक फिलॉसफी कहता। चरवाक फिलॉसफी कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है, व्यक्ति को कामचोर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति अगर ऐसा ही सोच ले भौतिकवादी विचारधाराओं को लेकर के, अगर व्यक्ति के अंदर ये बातें आ ही जाएं तो निसंदेह कहीं ना कहीं आजीवक संप्रदाय की बातें यहाँ लागू होने लगेंगी। यही बात आजीवक संप्रदाय में था, नियतवादी भाग्यवादी सिद्धांत, यानी नियति ने जो भाग्य में लिख दिया वही होगा। तो ऐसे अगर व्यक्ति अपनी लाइफ को सरवाइव करना चाहता है तो ये तो तय है कि व्यक्ति को फकीर होकर रोड पे घूमने में तनिक सा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म विशेष कर्म प्रधान पे बल देना चाहिए। बहुत सारे दर्शन और फिलॉसफी की कुछ ऐसी अवधारणाओं को अगर स्वीकार करके मानव अपने जीवन की तत्परता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति ऐसे जंजाल में फंस जाएगा कि उसकी जिंदगी झंड हो जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी यहाँ चरवाक दर्शन की बातों को मानना बहुत तार्किक और बहुत तर्कसंगत नहीं होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को याद भी रखिएगा। पूछा हुआ है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमन कृतः। किस दर्शन की ये है विचारधारा है? तो कहिएगा चरवाक दर्शन की, यानी कि जीवन मिला है तो सुख से जी लो, चाहे ऋण लेके घी क्यों ना पीना पड़े, क्योंकि मानव रूपी शरीर जब भस्म हो जाती है तो दोबारा जन्म नहीं लेती। इतनी बेकार किस्म की अवधारणा को लेके ये दर्शन चलता है जो व्यक्ति को अनायास तरीके से मानसिक रूप से विकलांग बनाने की कोशिश करता है। तो इस भौतिकवादी नीति पे किसी को ध्यान, ऐसे बातों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा तर्कसंगत इस युग में तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए इससे बच के रहना। आगे हम लोग नाटक और नाटककार के अगर बारे में देखते हैं तो मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है इसके रचयिता कालिदास हैं और ये अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा से संबंधित है। ज्यादातर नाटक और नाटककार जो आए हैं, ज्यादातर नाटक ई ससुरे सब के सब लभेरिया से जुड़े हुए थे, इस सारे के सारे उसी से थे और उन्हीं लोगों की ये चली हुई, उन्हीं लोगों की ये विचारधारा है। ऐसे कोने से कोई प्यार कर लेगा, कुछ कर लेगा, उस पर लिखा जाएगा एक ग्रंथ, एक किताब लिखा जाएगा और बैठ के उसके नाम को आपको याद करते चलना। अगर यहाँ देखा जाए विक्रमोर्वशीयम मालविका अग्निमित्रम को याद रखना, अग्निमित्र और मालविका की ये सारी प्रेम कहानी इसमें दर्शाई गई है। विक्रमोर्वशीयम जो है ये भी कालिदास जी ने ही लिखा था। पूर्वा और उर्वशी की इसमें कथा डाली गई है। अभिज्ञान शकुंतलम को देखा जाती है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा है, ऐसा याद रखिएगा, प्रणय कथा दिया गया है। मुद्रा राक्षस जो किताब है इसको विशाखा दत्त ने लिखा था और ये वो पुस्तक है जो बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध की सिंहासन पर बैठा था, ऐसा कुछ बताया जाता है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस नाटक से। फिर अगला है देवी चंद्रगुप्तम जिसको विशाखा दत्त ने लिखा था और ये तो आपको बिल्कुल याद होगा क्योंकि मैंने जब इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था तो आपको बताया भी था कि विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में ही सबसे पहले मिलता है जानकारी कि गुप्तों में राम गुप्त करके कोई शासन करने आया था और वो ससुरा बहुत कमजोर आदमी था। यहाँ तक कमजोर था कि उसकी वाइफ के ऊपर हमला बोलने के लिए कौन गया था? शक राजा रुद्र सिंह तृतीय गया था और शक राजा रुद्र सिंह तृतीय की बात को मान करके रामगुप्त असमर्थ हो जाता है, युद्ध नहीं कर पाता और अपनी वाइफ को देने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया था
कि उस शक राजा के प्यार भरी मस्ती को खत्म करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है और उसकी सारी प्यार की जितनी भूख पड़ी थी खत्म कर देता है। और ध्रुव देवी जो शकों के हाथ में जा रही थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय उससे शादी कर लेता है। ऐसी मैंने पूरी कहानी बताया था, ये रिसोर्सेज देवी चंद्रगुप्तम से प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए मृच्छकटिकम जो शूद्रक की लिखी गई किताब है, इसमें एक धनी व्यापारी है चारुदत्त करके हैं और एक गणिका है जो वैश्या के रूप में थी। उसकी पुत्री का नाम बसंत सेना बताया जाता है। ये चारुदत्त जैसे धनी व्यापारी एक वैश्या की लड़की बसंत सेना से प्यार कर लेता है और उस प्रेम कथा को पूरी प्रेम कथा पे ही आधारित शूद्रक ने एक किताब लिख दिया जिसको मृच्छकटिकम के नाम से जाना जाता है। ये भी एक लव से संबंधित ही कहानी, इसमें सारी आपको मिलती जुलती मिलेगी। फिर स्वप्नवास दत्तम मिलेगा जो भास का है, इसमें उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा, ये भी टोटल आपको प्यार मोहब्बत से ही जुड़ी हुई कहानी यहाँ मिलेगी स्वप्नवास दत्तम में भी जो भास ने लिखा है। फिर चारु दत्तम एक किताब आता है स्वप्नवास दत्तम के बाद जो भास की है चारु दत्तम भास ही लिखते हैं, जिसे चारु दत्तम मूलतः भास की चारु दत्तम जो पुस्तक है ये स्पेशल भास जो थे ये कल्पना कर करके बहुत सारी विचारधाराओं को पुष्टि करने की कोशिश की है। प्रतिज्ञायो गंधराड़ियम जो है ये भास के द्वारा ये भी लिखा गया है। इसमें उदयन नामक एक व्यक्ति है जो योग गंधराड़ियम की सहायता ले रहा है और वास दत्ता नामक एक लड़की जो है उसको उज्जैनी से लेकर फरार हो जाता है। इस मुद्दे पे आपको ये पुस्तक में संबंधित जानकारी मिलेगी। यानी कि भास के द्वारा लिखी गई जो प्रतिज्ञायो गंधराड़ियम पुस्तक है इसमें उदयन नामक व्यक्ति योग गंधराड़ियम नामक व्यक्ति की सहायता को लेकर के वासुदत्ता नामक एक कन्या को उज्जैन से फरार होता है। इस मुद्दे पे आपको मिलेगी कहानी यहाँ पढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुप्त काल से संबंधित अगर नाटक और नाटककार को देख लिया गया तो बहुत सारी रचनाएं हैं जिन रचनाओं को किसी न किसी के द्वारा लिखा गया, कुछ ग्रंथ है, कुछ रचित पुस्तक है। उन पुस्तकों के बारे में भी हम लोग करते हैं बातचीत। इतनी सारी मुद्दों को परीक्षा के लिए सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतनी बातों का ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। फिर मैं आपको बताता हूँ गुप्त काल के इन जिस पहलू फेज पे हम लोग चल रहे हैं पार्ट 3 वाले, इस गुप्त काल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी लाभप्रद हैं, उस पे करता हूँ मैं आपसे बातचीत। रचना और रचनाकारों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पुस्तकों की रचना गुप्त काल से संबंधित किया गया है। जैसे हम लोग कुछ पुस्तकों पे बातचीत करते हैं, मेघदूत है गुप्त काल से संबंधित, कुमार संभव, ऋतुसंहार, रघुवंशम, ये जो पुस्तक है कालिदास के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। बराह मिहिर जो थे इन्होंने बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, फिर इधर देखिएगा योग यात्रा, स्वल्प विवाह पटल और बृहत विवाह पटल, इन दोनों पुस्तक को यानी ये सारे पुस्तक जो है ये बराह मिहिर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये सब आपको याद रखना है, सारी रचनाएं। आर्यभट्टिया को याद रखना, सूर्य सिद्धांत और खगोल शास्त्र जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है ये रचना है। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। नीति शास्त्र के रचयिता कामंडक है। कृतार्जुनियम के रचयिता भरवी है। ब्रह्म सिद्धांत के रचयिता ब्रह्मगुप्त हैं जिन्होंने सबसे पहले न्यूटन लॉ के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया था। अमर कोश के अगर देखा जाए रचयिता तो अमर सिंह है। न्याय अवतार के जैन आचार्य सिंह सेन है और 10 कुमार चरितम जो है ये दंडीन या दंडी के द्वारा लिखा गया। तो इतने सारे रचनाओं को भी आपको अतिरिक्त याद रखना है। अभी तक मैंने जितनी सारी जानकारी आपको गुप्त काल के पार्ट 3 में दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर तीनों को आप एक साथ पढ़ लेते हैं तो हमें लग रहा है गुप्त काल से संबंधित आपको सारी मुद्दों पे हर तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको हर तरह की मुद्दों पे मैंने बातचीत किया है। यकीन ना हो तो नोटबुक जरूर बना करके एक बार अपने प्रीवियस ईयर पेपर से मैच करा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पढ़ाने के अंदाज में कोई खटोस रह गई, इस बात की जानकारी हमें भी दीजिएगा। आपके सलाह पर, आपके सुझाव पर मैं अपने अंदर बदलाव करने के लिए और सुधार करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। इसमें मुझे खुशी होगा कि आप कुछ हमें सलाह देंगे। तो आप जरूर देखिएगा। हमें लग रहा है कि पूरी सारी मुद्दों पे मैंने बातचीत किया।
जिस गुप्त काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इस गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता, स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल स्वर्ण युग काल के रूप में था, इस बात को जानकारी देने के लिए इतिहासकारों के अंदर मतभेद है। तमाम सारे ऐसे रिसोर्सेज मिलते हैं जो ये बात बताने के लिए पर्याप्त हैं कि गुप्त काल जो था वो स्वर्ण युग के रूप में था, लेकिन ऐसे तमाम सारे पर्याप्त डाटे और आंकड़ों के मुताबिक इतिहासकारों के अंदर मतभेद आता है कि क्या वास्तव में गुप्त काल की घिनौनी हरकतें स्वर्ण युग के रूप में कहलाना संभव होंगी, या इतिहास के रूप में इतिहास की मर्यादा को कटाक्ष करने का काम करेगा। इतिहासकारों के अंदर इस मतभेद को ध्यान में रखते हुए हम उन मुद्दों पे करते हैं आपसे बातचीत कि गुप्त काल स्वर्ण युग किस तरह से था। पहले इधर बात करते हैं, फिर कैसे नहीं था मैं इधर आपसे बात कर लेता हूँ। तो गुप्त काल में मैंने बताया आपको केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। जैसे आज हम लोगों का चलता है, सबसे ऊपर राज्य देश है, फिर राज्य है, फिर जिला है, परगना है, तहसील, ऐसे करते हुए ग्राम सभा है, ग्राम है, ग्रामीण है, ऐसे करके चलते आता है। केंद्रीकृत व्यवस्था बिल्कुल सिस्टम से चलते थे। सबसे ऊपर दे राजा बैठा है, फिर उसके नीचे राज्य होते थे, छोटे छोटे कई राज्य होते थे। इसके अंदर देखा जाए तो कई जिलाएं होती थी। इसके अंदर देखा जाए तो एक जिला के अंदर कई सारे परगने होते थे। फिर एक परगना को पकड़िए तो कई सारे गांव होते थे, कई सारे ग्राम सभा होते थे, और एक ग्राम सभा को पकड़िए तो कई सारे गांव होते थे। इस तरह की कुछ व्यवस्था, यानी कि जनता यहाँ है, राजा यहाँ होता था। इस तरह की केंद्रीकृत कुछ व्यवस्था दिखाई देती है जो गुप्त काल में एक सुव्यवस्थित ढांचा के रूप में पहली बार मिली, जो उसे स्वर्ण युग कहलाने के लिए तैयार है। भवन निर्माण का काम मिला, हिंदू मंदिर और बहुत सारे स्तूप के निर्माण हुए। सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, जो 510 का मैंने भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख बताया, उसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किया गया कि गोप राजा की कोई पत्नी थी, सेनापति की, और वो जो थे वो उनके मर जाने के बाद वो सती प्रथा का पालन की, ऐसा उल्लेख गुप्त काल में सबसे पहले मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है कि सती प्रथा की बातों को उन्होंने उल्लेखित करने का काम किया है, ऐसा कुछ करके बताया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो चिकित्सक के जो थे धर्मांतरी थे। इस समय संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मैंने बताया था बहुतों सारे साहित्य लिखे गए थे। खगोल विद्या के अकाट्य प्रकांड व्यक्ति यहाँ आर्यभट्ट, बरामीर जैसे तमाम सारे प्रकांड बैठे थे। गणित में देखा जाए तो संख्या का स्थानीय मान या शून्य का विकास गुप्त काल से संबंधित आता है। शतरंज की जो खोज है वो गुप्त काल में ही हुआ था भारत में सबसे पहले, और शतरंज जो था ये चतुरंग के नाम से जाना जाता था, और ये चतुरंग के नाम से चल रहा है ईरान में, फिर ईरान से चला गया यूरोप में, यानी कि शतरंज जो था ये चतुरंग के नाम से भारत के गुप्त काल से संबंधित था, भारत के गुप्त काल से संबंधित था। ये जानकारी आपको याद रखना। शतरंज की जो खोज हो रही है वो भारत की धरती पे हो रही है, चतुरंग नाम से जाना जाता था। फिर ये ईरान जा रहा है, फिर यूरोप जा रहा है, और धीरे धीरे विश्व के कई सारे कंट्रीज में फैलने की कोशिश की है। ये तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बताने के लिए मजबूर करते हैं कि वास्तव में गुप्त काल जो था ये स्वर्ण युग था। लेकिन गुप्त काल स्वर्ण युग था, ये बात पर कटाक्ष करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया बाल विवाह प्रचलन था, जो एक सभ्य समाज के लिए लागू नहीं होता। मैंने बताया इस समय जो था सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती प्रथा एक घिनौना हरकत है। दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा घिनौना हरकत के रूप में हो सकता, एक सभ्य समाज के लिए दास प्रथा किस ओर की है भाई। फिर इसके बाद हम बताए थे आपको इसी में कि जो शूद्र थे उन शूद्र लोगों को, जो महिलाएं थी, उनको संस्कृत बोलने नहीं दिया जाता था। किस बात की है स्वर्ण युग भाई। ऐसे तमाम सारे कटाक्ष करने वाली बातें हैं जो गुप्त काल के स्वर्ण युग होने के लिए प्रश्न चिन्ह उठा देती हैं। बावजूद इसके जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे इतिहासकारों के अंदर ऐसे तमाम सारे उपलब्ध डाटाओं के आधार पर गुप्त काल को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वर्ण युग का ऑप्शन देना बहुत सुव्यवस्थित होगा। इसलिए आपसे अगर कोई पूछा कौन सा युग स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, तो निसंदेह बिना सोचे और विचार किए आप गुप्त युग को मार दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब सही होगा। तो मैंने आपको गुप्त काल से संबंधित इन सारी मुद्दों पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो में दिया। आप मेरा वीडियो देखिए तो पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 को भी देखिएगा, फिर आप पार्ट 3 को देखिएगा। अगर ये तीनों पार्ट आप देख लेते हैं तो हमें लग रहा है आपकी गुप्त काल से संबंधित सारी मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। तो इतनी सारी बातों को आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इन सारी बातों को स्क्रीनशॉट नोटबुक साथ साथ बनाते हुए चलिएगा।
बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, गुप्तोत्तर काल से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करता हूँ। तब तक के लिए आपसे मैं लेता हूँ इजाजत। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे ये कहना होगा कि अभी भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर हमारा साथ और सहयोग देंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निस्संदेह पूरी तत्परता के साथ आपको कंटेंट उपलब्ध कराता रहूंगा। जीएस, जीके और करंट जैसे मुद्दों से, हर तरह की बातों से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा, ताकि आपकी परीक्षा जो है वो सुव्यवस्थित रूप से आपके वर्षों के किए गए प्रयास जो है वो आपको आपके जीवन और आपके करियर के लिए मुकाम तक आपको पहुंचाने का काम करें। तो मैं इसी ध्येय के साथ आपके बीच लगा हूँ। मेरा ध्येय ही है यही कि आप अपनी निरंतरता को जारी रखते हुए अपने मंजिल को या अपनी कामयाबी को पावें। उसमें जो भी मेरा सहयोग है मैं अपने कंटेंट के माध्यम से आपका सहयोग करता चल रहा हूँ। बाकी साथ और परिश्रम तो आपका जारी ही रहना चाहिए। तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।